हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टडी किया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। क्लियर है? तो वहां पर मैंने आपको बताया था केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जस्ट ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन हम करते हैं उसको हम किस वे में रिप्रेजेंट करें, जिस वे में हम रिप्रेजेंट करेंगे वही तरीका क्या कहलाता है, अपना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर है? तो वहां पर मैंने आपको बताया था जनरली हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में और एक स्केलेटल इक्वेशन की फॉर्म में। तो वहां पर मैंने आपको बताया था वर्ड इक्वेशन क्या होती है। वर्ड इक्वेशन के अंदर हम नेम लिखते हैं एलिमेंट और कंपाउंड का, जो भी नेम होगा उसको हम एज इट इज लिख देंगे और एक इक्वेशन बना लेंगे जिसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। उसके बाद अपना आता है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन के अंदर हम एलिमेंट और कंपाउंड को उनके सिंबल और फॉर्मूले के बेस पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि एलिमेंट का जो सिंबल होगा वो लिखेंगे, कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा वो लिखेंगे, और जो इक्वेशन उनकी सिंबल और फॉर्मूले से जो इक्वेशन बनेगी उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो ये पढ़ा था हमने। बाद में हमने पढ़ा था अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो वहां पर मैंने बताया था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या हो, इक्वल हो। उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और इससे अपोजिट जिस इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। क्लियर है? तो ये सब हम स्टडी कर चुके थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। और लास्ट में मैंने वहां पर एक आपको क्वेश्चन लिखवाया था, व्हाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो आज इसको स्टडी करेंगे, मीन्स किसी भी केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। क्लियर है? अब उसको हम बैलेंस क्यों करते हैं, केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है। तो इसका आंसर होगा वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बात आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है, ये मतलब अपने पास कोई मैटर है उसका जो मास है वही रहेगा, फिक्स रहता है उस चीज का मास। यानी कि इस यूनिवर्स का जो मास है वो क्या है, फिक्स है। ना तो इस यूनिवर्स के मास के अंदर हम मास ऐड कर सकते और ना इसके मास को हम कम कर सकते। मीन्स अपने पास मान ले मेरे पास ये मार्कर है, इसका जो मास है, इसके मास जितना इसका मास है इसके अंदर ना तो मैं मास को ऐड कर सकता हूं और ना इसके मास को मैं खत्म कर सकता हूं। इसका जो मास है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस यूनिवर्स का जो मास है वो मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि फिक्स है वो मास। उसके मास को हम ना तो खत्म कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट यहां पर एक कंडीशन आती है कि मास कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी फॉर्म। अब इसका एग्जांपल देखो, मान लिया मेरे पास 1 kg वुड है। क्लियर? अब मैं इसको बर्न करता हूं तो क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। क्लियर? तो यहां पर क्या बनेगी, एस बनती है। क्लियर? अब आप बोलोगे यहां पर इसका वेट क्या है, 1 kg, बट जो अपने पास एस बनी है उसका वेट क्या मिलेगा, 1 kg से क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। हो सकता है वो क्या हो, जस्ट 100 ग्राम ही हो। अब यहां पर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। क्लियर? तो यहां पर तो इसका मास ज्यादा था, इसका मास क्या है, कम। तो इक्वेशन तो बैलेंस नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि जो मास यहां पर प्रोडक्ट साइड जो मास कम हुआ है वो मास किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हम किसी भी लकड़ी को बर्न करते हैं तो वहां से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। यानी कि जहां पर वो जो उस लकड़ी का जो मास, उस वुड का जो मास कम हुआ है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्लियर? यानी कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो मास इसका था वही मास प्रोडक्ट का मिलेगा। हाँ, हो सकता है जो मास यहाँ पर कम हुआ है, जो हमें दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर मास कम है प्रोडक्ट का, जितना मास कम हुआ है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया। और एक फिजिक्स के अंदर एक इक्वेशन आती है E इक्वल टू mc स्क्वायर, जिसको आइंस्टीन इक्वेशन बोलते हैं। ये रिलेशन किसको हमें रिप्रेजेंट करता है कि यहां पर जो मास कम हुआ है, जितना मास कम हुआ है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? और यहां पर c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर है?
तो ये एनर्जी और मास के बीच में एक रिलेशन बताती है इक्वेशन, जिसको हम आइंस्टीन इक्वेशन बोलते हैं, E इक्वल टू mc स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर जो मास कम हुआ है, मान लो यहाँ पर कितना मास कम हुआ है, इसमें से यहाँ पर कितना 1000 ग्राम, तो यहाँ पर कितना हो गया 900 ग्राम। अब ये जो मास कम हुआ है वो मास किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के अंदर। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें बताता है कि जितना मास कम हुआ है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के अंदर। वो एनर्जी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, अपनी किसकी फॉर्म में मिल रही है हमें, हीट की फॉर्म में। क्लियर है? यानी कि मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, ना ही उसको हम फॉर्म कर सकते। जो किसी भी चीज का जो मास वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। यानी कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का। हाँ, जस्ट उसकी फॉर्म क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। केमिकल रिएक्शन होगी तो सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, चेंज होता है। यानी कि रिएक्टेंट किसी दूसरी चीज के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। बट उस न्यू सब्सटेंस का मास क्या रहेगा, जितना रिएक्टेंट का मास है। अगर कम हुआ है, इसका मतलब वो जो मास कम हुआ है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? तो इसी लॉ की वजह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। मींस जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो अब इसको लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन due to law of conservation of mass। क्लियर है? तो हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है हमें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ mass neither be created nor be destroyed। तो ये क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। और यहां पर एक चीज और ऐड कर लेना, बट मास कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी। यानी कि मास कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। बट अब जहां पर वो मैंने वहां पर एग्जांपल बताया था आपको, जितना मास कम हुआ है प्रोडक्ट साइड, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया, बट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। क्लियर है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, ये चीज क्लियर हो गई। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। क्लियर है? अब बात आती है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। क्लियर है? तो अपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, यानी कि यहाँ पर जो हम मेथड यूज करेंगे बैलेंस किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो कौन सा मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो कोई भी इक्वेशन अपनी इजीली क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके उन स्टेप्स के बारे में बता रहा हूँ। मान लिया मेरे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अपने पास, we have a chemical reaction in which aluminium react with hydrochloric acid and form aluminium chloride and hydrogen gas write chemical equation
फॉर दिस रिएक्शन एंड बैलेंस इट, यानी कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा केमिकल इक्वेशन के लिए कि आपके पास कोई रिएक्शन है, वो रिएक्शन मैंने बता दी किस किस के बीच में रिएक्शन हो रही है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो आपको इस केमिकल रिएक्शन से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको देख के हमें उसके बारे में केमिकल इक्वेशन लिखनी है, राइट करनी है और उस केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। क्लियर है? तो अब इसको क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, स्टेप फर्स्ट इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या लिखनी है, वर्ड इक्वेशन लिखनी है, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन के लिए क्या लिखनी है, वर्ड इक्वेशन। तो स्टेप फर्स्ट में आपको क्या लिखनी है, वर्ड इक्वेशन। अब इस केमिकल रिएक्शन के लिए वर्ड इक्वेशन क्या होगी, अपने पास रिएक्टेंट क्या है, वी हैव ए केमिकल रिएक्शन इन विच एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एल्यूमिनियम क्या है, एलिमेंट, इसका सिंबल क्या हो गया, सॉरी इसका हमें क्या लिखनी है, वर्ड इक्वेशन। तो एज इट इज क्या लिख लेंगे इसको, एल्यूमिनियम। उसके बाद अपने पास क्या है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है? गिव्स क्या लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फोम, यानी क्या बना रहा है, जब दोनों ये एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है अपने पास, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्या लिख दिया हमने, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो क्या लिख दिया, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? सेकेंड स्टेप में हमें क्या लिखना है, ये तो वर्ड इक्वेशन होगी, क्या लिखना है अब इस केमिकल रिएक्शन के लिए, स्केलेटल इक्वेशन। तो स्टेप सेकेंड में स्केलेटल इक्वेशन। अब इस रिएक्शन के लिए स्केलेटल इक्वेशन क्या हो जाएगी, स्केलेटल इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट के लिए सिंबल उसका और कंपाउंड के लिए फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम के लिए सिंबल के लिए, एल्यूमिनियम के लिए क्या सिंबल हो जाएगा, Al, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AlCl3 और हाइड्रोजन गैस H2। क्लियर है? तो ये वर्ड इक्वेशन हो गई इस रिएक्शन के लिए और ये स्केलेटल इक्वेशन हो गई। क्लियर है? अब स्टेप थर्ड में क्या करते हैं हम, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, इसको रब कर देता हूं, ये नोट कर लिया होगा आपने। इस साइड लिखेंगे एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड, ऑन रिएक्टेंट, इसका मतलब क्या है, ऑन रिएक्टेंट साइड। सिमिलरली नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। क्लियर है? अब एलिमेंट अपने पास कौन कौन से है, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। क्लियर है? अब एल्यूमिनियम के कितने एटम है रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड कितने, 1 ही है। क्लियर? अब एल्यूमिनियम के कितने एटम है प्रोडक्ट साइड, कितने हैं, 1 ही है। क्लियर? सिमिलरली हाइड्रोजन के कितने एटम है रिएक्टेंट साइड, 1 है। प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2 है। क्लियर है? अब क्लोरीन के लिए रिएक्टेंट साइड कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स 1। प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 3। वही टेबल होंगे। क्लियर? यानी कि एलिमेंट कौन कौन से अपने पास, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। इन एलिमेंट्स के जो एटम्स रिएक्टेंट साइड कितने हैं वो लिखे, प्रोडक्ट साइड कितने हैं वो लिखे। क्लियर? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड ये तो क्या है, सेम, बट ये क्या है, सेम नहीं। यानी कि हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, इन सभी को भी क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा।
रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, तभी अपनी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। क्लियर है। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, वी चूज लार्जेस्ट फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, हम एक लार्जेस्ट फॉर्मूला चूज करेंगे। अब अपने पास इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या आई थी अपने पास, मैं यहां पर लिख देता हूं इक्वेशन को, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। अब इस कंप्लीट इक्वेशन के अंदर लार्जेस्ट फॉर्मूला कौन सा है, AlCl3। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, AlCl3 को बैलेंस करेंगे। क्लियर, यानी कि इस कंपाउंड के थ्रू हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम और क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। क्लियर है। तो अपने पास इक्वेशन आई, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। क्लियर है। अब इस इक्वेशन के अंदर लार्जेस्ट फॉर्मूला क्या है, AlCl3, यानी कि पहले एल्यूमिनियम और क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। तो एल्यूमिनियम क्या है, बैलेंस है, फिर किसको बैलेंस करेंगे, क्लोरीन को। अब यहां पर क्लोरीन कितने, 3, यहां पर क्लोरीन कितने, 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो क्लोरीन क्या हो गया, बैलेंस, एल्यूमिनियम भी क्या हो गया, बैलेंस। अब बाकी के एलिमेंट और कंपाउंड को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। क्लियर है। अब यहां पर क्लोरीन 3, क्लोरीन 3, एल्यूमिनियम 1, एल्यूमिनियम 1। अब यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए, यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, और यहां पर कितने, 2। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो इसको क्या करूं मैं, इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। तो यहां पर एल्यूमिनियम, अगर मैं इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसको 2 × 3 HCl gives AlCl3 प्लस 3H2, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, और यहां पर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। बट यहां पर आप क्लोरीन कितने हो गए, 6, 2 × 3 6, और यहां पर कितने हो गए, 3। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्लोरीन कितने हो गए, यहाँ पर 6, यहाँ पर भी क्लोरीन कितने हो गए, 6। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, 6, यहाँ पर भी कितने हो गए, 6। बट यहाँ पर एल्यूमिनियम अब कितने हो गए, 2, और यहाँ पर कितने हो गए, 1। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस, 6HCl 2 AlCl3 प्लस 3H2। तो ये क्या अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यानी कि अब अगर मैं इसके लिए टेबल बनाऊंगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए, यानी कि स्टेप 5 में, तो एलिमेंट तो यही होंगे सेम, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड के अंदर एलिमेंट क्या होंगे, सेम, एलिमेंट चेंज नहीं होंगे। अब नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड, एल्यूमिनियम पे कितने, 2, प्रोडक्ट साइड कितने, 2, एल्यूमिनियम बैलेंस। अब बात आती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यहां पर रिएक्टेंट साइड कितने, 6, प्रोडक्ट साइड कितने, 6, हाइड्रोजन बैलेंस। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड कितने, 6, प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 6। यानी कि ये अपनी इक्वेशन कौन सी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो आपको समझ में आ गया कितने स्टेप्स को फॉलो करना है, हमने 5 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखनी है, फिर स्कैटल इक्वेशन लिखनी है, फिर टेबल बनानी है कि रिएक्टेंट साइड कितने एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के कितने एटम परसेंट है, प्रोडक्ट साइड उस एलिमेंट के कितने एटम परसेंट है। तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस एलिमेंट के एटम्स को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। क्लियर है। उसके बाद हमने लार्जेस्ट फॉर्मूला चूज करना है। अब जो लार्जेस्ट फॉर्मूला होगा उस इक्वेशन के अंदर हमें उसके एलिमेंट्स को क्या करना है, बैलेंस करना है। क्लियर है। और लास्ट में अपने पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाएगी और फिर हमें एक टेबल बना लेंगे उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए। तो वहां से हमें शो हो जाएगा कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड क्या है, किसी भी एलिमेंट के एटम क्या है, बराबर है। उस इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। तो आपको किसी भी बुक से डिफरेंट केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है और ट्राई करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट के अंदर लिख के बताना है, उसको मैं आपको सोल्व करवा दूंगा बोर्ड के ऊपर। क्लियर है। तो सभी जितनी कोई भी बुक आपके पास, सभी केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, आपको यही स्टेप फॉलो करके बैलेंस करके देखना है। क्लियर है।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना लिमिटेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, अभी जो हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी है ये, तो इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या लिमिटेशन, इसके बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर। और हाँ, यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप किसी भी फॉर्मूले के सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर आप जैसे AlCl3 है तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप इस सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। जस्ट आप यहाँ से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पर जो 2 लिखा है H2, यहाँ पर 2 को चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी नंबर से, किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड। क्लियर है।